आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ की जिन्होंने अपनी कलम से आधुनिक हिंदी गद्य की कह सकते हैं कि नींव ही रख दी। एक लेखक, पत्रकार और आलोचक जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। अब सोचिए, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा बड़ा आलोचक किसी के बारे में ये बात कहे तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे ये बालकृष्ण भट्ट जिन्हें इतना ऊंचा दर्जा दिया गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे वो और क्यों उनका नाम इतना बड़ा है। किसी भी इंसान की कहानी को समझने के लिए उसके बचपन में जाना बहुत जरूरी होता है। तो बालकृष्ण भट्ट की कहानी की जड़ें भी उनके बचपन और परिवार में ही थी। उनका घर ही वो पहली जगह थी जहां उनके अंदर के जुनून ने पहली सांस ली। अब देखिए, ये बात कितनी दिलचस्प है। उनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट तो थे एक व्यापारी, लेकिन उनकी माँ पार्वती देवी, उन्होंने ही उनके अंदर पढ़ाई लिखाई की वो चिंगारी जलाई जो फिर कभी बुझी ही नहीं। हाँ, तो उनका जीवन कोई सीधी सपाट सड़क नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई की, पढ़ाया भी, लेकिन उनका जो वो तेज और स्वाभिमानी मिजाज था ना, वो अक्सर बीच में आ जाता था। जैसे 1888 में हुआ, जब इसी स्वभाव के चलते उन्हें अपने नौकरी तक छोड़नी पड़ी। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा चौराहा जहां उन्हें चुनना था परंपरा और अपने जुनून के बीच। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिसने उनकी आगे की पूरी जिंदगी तय कर दी। हुआ ये कि पिता के गुजर जाने के बाद घर में पैतृक व्यापार को लेकर झगड़े शुरू हो गए। जाहिर है उन पर भी बहुत दबाव था कि वो ये सब संभाले। और यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी पहचान बन गया। सोचिए, एक तरफ था बना बनाया बिजनेस, आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ साहित्य की सेवा, और उसके लिए भयंकर गरीबी और संघर्ष का रास्ता। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। तो उस एक मुश्किल फैसले का नतीजा क्या निकला? साहित्य का एक ऐसा खजाना जिसने हिंदी की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि उनकी कलम से क्या क्या कमाल हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी प्रदीप की। भारतेंदु हरिश्चंद्र से वो बहुत प्रेरित थे और उन्हीं की प्रेरणा से 1877 में उन्होंने ये मासिक पत्रिका शुरू की। और ये पत्रिका ये आगे चलकर हिंदी पत्रकारिता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। जरा सोच कर देखिए, 1-2 साल नहीं, पूरे 33 साल, हर तरह की तंगी, हर तरह की मुश्किल के बावजूद वो अकेले ही इस पत्रिका को निकालते रहे। ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, ये उनके जुनून, उनके समर्पण का सबूत थी। और सिर्फ पत्रिका ही नहीं, निबंध जानते हैं कितने? लगभग 1000 निबंध। समाज की बुराइयों से लेकर देश की राजनीति तक ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर उनकी कलम बेबाकी से न चली हो। इससे उनके विचारों का दायरा पता चलता है। और उनके ये सारे बेहतरीन निबंध, इन्हें भट्ट निबंध माला नाम से 2 वॉल्यूम में इकट्ठा किया गया है। और आज भी अगर कोई हिंदी साहित्य पढ़ रहा है या उस पर रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। अब वो सिर्फ निबंध ही नहीं लिखते थे, उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान जैसे बहुत जरूरी उपन्यास भी लिखे। और इतना ही नहीं, रेल का विकट खेल और बाल विवाह जैसे नाटक लिखकर उन्होंने समाज सुधार की आवाज भी उठाई। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास बालकृष्ण भट्ट को कैसे याद करता है? ऐसी क्या खास बात है उनकी विरासत में जो आज भी इतनी जिंदा है? देखिए, वो भारतेंदु युग के थे, मतलब उस दौर के जब हिंदी अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नया मॉडर्न रूप ले रही थी। और इस बड़े बदलाव के जो सबसे बड़े हीरो थे उनमें से एक थे भट्ट जी। तो समझने वाली बात यह है कि उन्हें किसी एक खांचे में नहीं रखा जा सकता। वो सिर्फ एक निबंधकार नहीं थे, वो एक शानदार पत्रकार थे, एक कामयाब उपन्यासकार थे और हिंदी में मॉडर्न क्रिटिसिज्म यानी आलोचना की शुरुआत करने वालों में से एक थे। मतलब उनका काम कई दिशाओं में फैला हुआ था। और आखिर में डॉक्टर रामविलास शर्मा की ये बात ये सब कुछ साफ कर देती है। उन्होंने भट्ट जी को सिर्फ एक क्रिटिक नहीं बल्कि मॉडर्न हिंदी क्रिटिसिज्म का जन्मदाता कहा। इससे बेहतर तरीके से उनकी विरासत को शायद ही बताया जा सकता है। तो ये एक सवाल जरूर मन में आता है कि अगर उस दिन उस एक इंसान ने साहित्य की जगह व्यापार चुन लिया होता, अगर उनकी कलम में वो आग, वो जिद न होती, तो आज हम जिस हिंदी को जानते, बोलते, पढ़ते हैं उसका चेहरा कैसा होता?